Welcome dear students. So now we are on the topic that is dimensional analysis. मैं बात करना चाह रहा था यहाँ पर स्पेशल व्हाट आर द यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस, मतलब डायमेंशंस का हम और कहाँ पर यूज कर सकते हैं, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या क्या फायदे और इसका हम कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, दैट इज कन्वर्जन. न्यूटन को डाइन्स में बदलना है, जूल्स को आर्क्स में बदलना है, एंड अदर सिस्टम ऑफ यूनिट को एसआई सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स को सीजीएस सिस्टम यूनिट्स में चेंज करना. मान लिया सपोज में सीजीएस को एसआई में भी हम चेंज कर सकते हैं, किसी गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट्स में भी हम किसी गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट को चेंज कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशनल इक्वेशंस, जिसकी मैं बात करूंगा ये भी एक एग्जांपल है. ठीक है, ऐसे ही किसी गिवन फॉर्मूले का एक्यूरेसी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो फॉर्मूला करेक्ट है इनकरेक्ट है, किस तरह से उसका यूज करते हैं. सो और थर्ड इसका एप्लीकेशन है दैट इज द डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला. तो यहाँ पर हम तीनों चीजों की यहाँ पर बात करना चाहेंगे, how the dimensions can be used for the conversion, accuracy of the formula and derivation of the formula. So first of all we are on the conversion, कि हम किस तरह से एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस. तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल लीजिए, सपोज करो न्यूटन को मुझे डाइन्स में चेंज करना है. न्यूटन एसआई यूनिट है, फोर्स मेजरमेंट करते हैं, डाइन्स इज द सीजीएस यूनिट. तो मुझे सिंपली सीधे बात है कि एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट को फोर्स को सीजीएस सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स में चेंज करते हैं. सो जो डायमेंशनल इक्वेशन है इसका कन्वर्जन करने के लिए जो हम यूज करते हैं दैट इज n2 इक्वल्स टू n1 into m1 by m2 raised to power a, l1 by l2 raised to power b, t1 by t2 raised to power c. तो यहाँ पर वेरिएबल्स मतलब कौन से टर्म्स, कौन से क्या चीजें, दैट इज द मेथड टू अंडरस्टैंड. तो मैंने सपोज इक्वेशन को मैं लिखूंगा यहाँ पर, मुझे पता है कि एक न्यूटन को डाइन्स में बदलना है. तो न्यूटन का मतलब होता है फोर्स. तो फोर्स के जो डायमेंशंस होते हैं, मतलब फोर्स का कोई भी फॉर्मूला है, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r होता है, m into a g m1 into y r², जितने भी फोर्स के फॉर्मूले हैं उनसे हमें पता है कि जो फोर्स के डेराइव्ड यूनिट्स हैं दीज आर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दीज आर द डेराइव्ड यूनिट्स डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी फोर्स. तो यहाँ मुझे न्यूटन से पता लगा कि मैंने फोर्स को कन्वर्ट करना था डाइन्स में. तो फोर्स के जो एम एल टी के पावर्स में जो फैक्टर्स हैं दीज आर इन दिस इक्वेशन आर ए बी एंड सी. अगर मैं यहाँ पर देखूं द डायमेंशंस ऑफ फोर्स आर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो मतलब मास की पावर वहां पर 1 है, बी का वैल्यू वहां पर मीटर का पावर बनेगा दैट विल बिकम्स 1, और सी जो बनेगा दैट इज द पावर ऑफ टाइम. तो टी वहां पर -2 है. तो मैंने इस इक्वेशन को इंप्लीमेंट करके इस तरह से लिख दिया n2 इक्वल्स टू, क्योंकि एक न्यूटन को हमने चेंज करना था तो मैंने उसको 1 न्यूटन यहाँ पे 1 लिख दिया n1. अगर वहाँ पे 10 न्यूटन होता तो मैं इसको 10 कर देता. कोई अदर वैल्यू न्यूटन का होता है यहाँ पर 5 न्यूटन की पावर 3 न्यूटन, तो मैं वो वैल्यू यहाँ पर लिख देता. सो दैट इज द नंबर कि हमने कौन से नंबर को बदलना है और डाइन्स में कितने नंबर के बराबर वैल्यू आ जाएगी, दैट इज n2. तो n2 इक्वल्स टू 1 न्यूटन को बदलना था इनटू, अब जो फैक्टर जिसको चेंज करना है, जैसे न्यूटन को चेंज करना था, तो जो यहाँ पर जो इस इक्वेशन में डायमेंशनल इक्वेशन में m1 l1 t1 जो लिखे हुए हैं दीज आर रिलेटेड टू द गिवन फिजिकल क्वांटिटी, मतलब फोर्स से रिलेटेड. और फोर्स को क्योंकि न्यूटन से हमने चेंज करना था, तो न्यूटन का मतलब समझ जाए कि वो किलोग्राम मीटर और सेकंड से बात कर रहे हैं. जिसको चेंज करना है मतलब न्यूटन को चेंज करना था, तो न्यूटन मतलब एसआई यूनिट. तो एम एल और टी के एसआई यूनिट्स में यहाँ पर लिखूंगा m1 l1 t1 किलोग्राम मीटर सेकंड. वेयर अब दूसरा अगर मैं बात करूं सपोज m2 l2 और t2 के बारे में अगर बात करें, तो ये वो क्वांटिटीज हैं जिनको चेंज किस में करना है, डाइन्स में चेंज करना है. तो डाइन्स में मतलब मैं समझ गया सीजीएस सिस्टम था या कोई दूसरा सिस्टम होता तो बताता कि किलोग्राम को क्यों बदलते हैं, उसको मीटर को क्यों बदलते हैं, यहाँ पर लिखते क्वेश्चन में, तो वो वैल्यूज मैं यहाँ पर लिख देता. लेकिन क्योंकि डाइन्स में बदलना है, सो दिस वन इज द सीजीएस सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स. तो सीजीएस में मुझे पता है कि मैं इसको ग्राम में चेंज करता हूँ भाई, मतलब मास जो है ग्राम में होता है सीजीएस में. सीजीएस में जो लेंथ है दैट इज इन सेंटीमीटर. तो 1 तो हम लिखते चले, यहाँ पे ना भी लिखे तो कुछ बेटर नहीं है. लेंथ सेंटीमीटर में होता है, मास ग्राम में होता है, ऐसे टाइम सेकंड में होता है सीजीएस सिस्टम्स ऑफ यूनिट. तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो हमारे पास जो न्यूटन है उसके डाइन्स यहाँ पर बन करके फॉर्मूला आ जाता है. जैसे कि किलोग्राम में इसको मैंने कैंसिल आउट करना है, इनको ठीक लिखना है, तो मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा. किलो का मतलब जो हमने प्रीफिक्सेस पढ़े थे उनको यूज कर ले, 10⁻³ होता है ये अपॉन ग्राम.
रेज टू पावर 1, 1, 2, -2 आर द डायमेंशंस ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। वो यहाँ न्यूटन से हमें पता लग गया था। सो ये वैल्यू आ गया। सिमिलरली मीटर को सेंटीमीटर से अगर हम करें तो हमें दोनों को एक लिखना पड़ेगा इस तरह का, ताकि वो कैंसिल हो जाए। तो मैं मीटर को 100 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ, और सेकंड तो दोनों तरफ यहाँ है ही, तो ये तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, पावर -2। तो यहाँ पर जो n2 आया, जो डाइंस में जिसका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर, तो ग्राम से ग्राम यहाँ पर कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड, ये 1 रेज़ टू पावर -2 तो 1 ही वहाँ पर रह जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू बना 1 × 10 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 1, सिमिलरली 10 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 1, और ये 1 × रेज़ टू पावर -2। तो यहाँ पर जो n2 आया नंबर्स में, मतलब वो जो 1 न्यूटन कितने नंबर्स में डाइंस के बराबर होता है, कितनी फैक्टर्स के बराबर होता है। n2 = 1 × 10⁻³ 10⁻² × 1, यानी कि मिला करके 10⁵ नंबर आ गया इन द डाइंस। सो सिमिलरली अदर फिजिकल क्वांटिटीज का भी हम यूनिट्स को बदल सकते हैं। न्यूटन कोई नहीं, जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल सपोज जूल को बदलना है, 1 जूल कोई एनर्जी है इनटू सीरीज सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। तो जूल को जब मैं बदलूंगा 1 जूल, यहाँ पे 1 लिखूंगा मैं, और फिर जूल से मुझे पता लगा वो एनर्जी है या फिर वर्क हो सकता है। तो एनर्जी वर्क के जो डायमेंशन होंगे दोज विल बी ए बी एंड सी। अगेन MLT किलोग्राम मीटर सेकंड हो जाएगा, जिसमें बदलना है, क्योंकि मैंने सीजीएस में बदलना था जूल को जो है आर्क्स में, सीजीएस में। तो यहाँ पर फिर ग्राम सेंटीमीटर सेकंड हो जाएगा, फिर से कैंसिल आउट होकर के वैल्यू हमें फिर से फाइंड आउट कर सकते हैं। जूल को आर्क्स में चेंज कर दें, न्यूटन को डाइंस में चेंज कर दें। डिफरेंट फिजिकल मतलब एक ही फिजिकल क्वांटिटी को हम डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग द डायमेंशनल इक्वेशन। सिमिलरली अगर मैं तीसरे टर्म की यहाँ पर बात करूँ, दैट वाज द कन्वर्जन। डिफरेंट कन्वर्जन हम डायमेंशन से कर सकते हैं। सो अगर मैं थर्ड पॉइंट की यहाँ पर बात करूँ, डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला। गिवन कोई क्वेश्चन मुझे बता रखा है कि ये कोई टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द मास लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऐसे क्वेश्चन में जो है स्टेटमेंट दे रखा है। तो क्वेश्चन से मुझे पता लगा कि जो टाइम पीरियड है दैट इज प्रोपोर्शनल टू मास लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन पर डिपेंड कर रहा है। तो मैंने मान लिया वो इस तरह से डिपेंड कर रहा है कि मास की पावर फैक्टर्स में a है, b है और g का c है। हमें पता नहीं कितने पावर्स के कैसे उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किस तरह से वैल्यू दैट वी हैव टू कैलकुलेट। एग्जैक्ट फार्मूला, करेक्ट फार्मूला डिराइव करना यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस। तो ये तो जो हमने लिखा है यहाँ पर दैट इज फ्रॉम द क्वेश्चन स्टेटमेंट, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें ये स्टेटमेंट लिख लेना है। सीक्वेंस में ही वो बात करेगा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंडिंग अपॉन, किस पर डिपेंड करे, डिपेंडिंग अपॉन मास लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां पर जो मैं लिख दूंगा t विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट फैक्टर m, l और g। तो यहां पर जो वैल्यू बन जाएगा डायमेंशनल इक्वेशन जो मेरा बनेगा दैट विल बी, या मैं इस टाइप जो है टाइम के डायमेंशन लिखूंगा। टाइम के डायमेंशन लिखते हैं mLT t⁻⁻⁻⁻। किलोग्राम नहीं होता, लेंथ इसमें 0 होता है, तो टाइम का मतलब सेकंड। इधर मैंने इसके डायमेंशन लिख लिए, इधर इनके डायमेंशन लिखूंगा मैं, के कोई डायमेंशन नहीं होते, दैट इज द कांस्टेंट टर्म। ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, कोई नंबर वगैरह है तो नंबर्स के डायमेंशन नहीं होते, इसको छोड़ देते हैं। मास के डायमेंशन है किलोग्राम होता है, किलोग्राम मीटर सेकंड उसमें नहीं होता, पावर a हो गया। ठीक है, सही। लेंथ का L1 होता है और g का L1 t-2 डायमेंशन होते हैं, और मैंने पावर्स लिख दिए a, b एंड c। सो a, b एंड c हमें फाइंड आउट करना है, और इस इक्वेशन में मैं यूज कर लूंगा देन द करेक्ट फार्मूला बिकम्स फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। उसके लिए करेक्ट फार्मूला बन जाएगा। सो इस इक्वेशन से थोड़ा सा सॉल्यूशन करके लिख देते हैं, दैट इज इक्वल्स टू mLT m0 l0 t1 इक्वल्स टू, तो इन सबको अगर एक तरह से मल्टीप्लिकेशन करके भी लिख दें, सपोज m रेज़ टू पावर यहाँ पर a था तो मैं अगले वाले टर्म्स भी यहीं पे लिख लूँ, रेज़ टू पावर a यहाँ पर 0 है तो d से मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर में 0 आ जाएगा। यहाँ पर भी 0 था, c से मल्टीप्लाई करूँगा फिर भी 0 यहाँ पर बन जाएगा। l रेज़ टू पावर्स यहाँ पर a से करूँगा 0 तो 0 बन जाएगा l रेज़ टू पावर्स, b से l 1 है तो प्लस b हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं इनको, टर्म्स को जो है एडिशन कर देते हैं मैथमेटिक्स जैसे करते हैं। l रेज़ टू पावर 1 है, c है वहाँ पर तो b प्लस c यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी। ऐसे t रेज़ टू पावर्स a b c के टर्म्स में जो पावर्स हैं यहाँ पर 0 है मतलब 0 लिख देंगे, 0 प्लस
टी रेज टू पावर, ये भी जीरो है, ये भी जीरो होना लिखिए, यहाँ पर -2 है, दैट इज -2, और ये सी भी इसके साथ मैं लिख दूंगा -2c, और ये ब्रैकेट, तो इस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन करके लिख दिया m l और t रेज टू पावर। तो इन दोनों तरफ भी बराबर कर दें इनकी पावर्स को, to find out ABC values, LHS will be equals to RHS, पावर्स को बराबर करना। तो सपोज मैं पहले m की पावर्स को मैं बराबर कर रहा हूँ, तो इधर m की पावर 0 है और उधर की जो m की पावर्स हैं दैट इज इक्वल्स टू a। तो यहाँ से सिंपलीफाई मेरे पास वैल्यू होकर के आ गया कि जो a है दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक ऐसे l की पावर्स को मैं बराबर कर दूँ, तो इधर l 0 है और इधर l की जो वैल्यूज हैं दैट इज b प्लस c। इसको रख लेते हैं, जैसे ही दूसरा वेरिएबल आएगा वैल्यू यूज कर लेंगे और इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। t के पावर्स को बराबर कर दें, यहाँ पर 1 है एंड 1 इक्वल्स टू LHS 1 था t की पावर और इधर t की जो पावर है दैट इज -2c। तो अगर ध्यान लगाएं तो यहाँ से c का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू -1/2, c इक्वल्स टू -1/2। तो c का वैल्यू इस इक्वेशन में यूज कर लें, देन द वैल्यू फॉर b विल बी इक्वल्स टू b और c -1/2 था, तो अगेन b इक्वल्स टू 1/2। यहाँ से मेरे पास वैल्यूज आ गई a b और c फैक्टर्स के। तो जो करेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर बच्चे बन जाएगा t इक्वल्स टू कांस्टेंट फैक्टर k और m l और g के पावर्स, तो m रेज टू पावर 0 लिखते हैं यहाँ पर जो भी वैल्यूज हमारे पास आ गई, m रेज टू पावर 0 l रेज टू पावर b where b is 1/2, so that is 1/2 m l g raised to power -1/2. So the correct formula becomes equals to k times m0 l 1/2 and g -1/2। इसको ठीक करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट से जैसे लिखा होता है दैट इज k, तो ये तो 1 हो गया m रेज़ टू पावर 0 और इसको मैं स्क्वायर रूट में लिख दूं l + 1/2 है और g -1/2। So the correct formula for the time bit of simple pendulum becomes t equals to k times square root l by g, where l is the length of the pendulum and g is the acceleration due to gravity. तो by the method of dimensions हमने इसको फाइंड आउट इस तरह से कर लिया, इक्वेशन को इक्वेट करके दोनों तरफ जो वेरिएबल्स हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जैसे मास लेंथ टाइम हो सकता है किसी फैक्टर्स में, एम्पियर केल्विन करंट के जो फैक्टर्स हैं वो सब भी यहाँ पर डायमेंशन में आ जाए, उनको भी हम इक्वेट कर देंगे। जरूर नहीं करने शायद एमपी के फॉर्म में ही रहेंगे, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा फॉर्मूला हमने किस तरह का डायरेक्ट करना है डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मूला। जैसे मैं बात करूं अगर मान लिया सपोज सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स जैसे क्वेश्चन बताया डिपेंडिंग ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। सो F प्रोपोर्शनल mvr में लिख दूंगा, m की पावर a बन जाएगा, v की पावर b बन जाएगा, r रेज़ टू पावर c वहां पर बन जाएगा और फिर से मैं दोनों तरफ k टाइम्स लिख करके F will be equals to k times mvr, m रेज़ टू पावर a, v रेज़ टू पावर b एंड r रेज़ टू पावर c वहां पर लिख दूंगा और फिर मैं abc फाइंड आउट कर लूंगा। तो abc की वैल्यू मुझे ऐसी मिलेगी कि मेरा जो फोर्स का फॉर्मूला होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का F will be equals to mv²r वहां पर मुझे मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे अदर फॉर्मूले को डेरिवेशन कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर बाय यूजिंग डायमेंशनल इक्वेशन एंड डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला। सो व्हाट हाउ वी कैन फाइंड आउट द एक्यूरेसी ऑफ द गिवन फॉर्मूला। एक्यूरेसी की कैसे हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे मान लिया सपोज मेरे पास कोई इक्वेशन लिखा हुआ है करेक्टनेस, तो हम कन्वर्जन की बात कर रहे थे, कन्वर्जन एंड डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला। सो हाउ वी कैन फाइंड आउट द करेक्टनेस, जैसे मैं सेकंड एप्लीकेशन है एक्यूरेसी ऑफ द गिवन फॉर्मूला। कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि मैंने वो फॉर्मूला डेराइव किया था अभी कि वो फॉर्मूला ठीक भी है गलत है, तो हम यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशंस चेक कर सकते हैं। LHS RHS सॉल्यूशन करते हैं तो बोथ साइड डेरिवेटिव्स या फिर ये कहेंगे डायमेंशंस फॉर्मूले वो सब करेक्ट होंगे। LHS और RHS डायमेंशंस अगर एक आ रहे हैं मेरे पास तो दैट फॉर्मूला इज करेक्ट। तो इधर मैं अगर लिखूं तो इट इज सेकंड, k के कोई यूनिट्स नहीं होते जिसको छोड़ देते हैं, तो इधर जो स्क्वायर रूट में है दैट इज l इज मीटर और जो g है दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहां से मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, सेकंड इक्वल्स टू स्क्वायर रूट और ये सेकंड हो जाएगा मेरे पास स्क्वायर प्लस का हो जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू सेकंड। तो यहां से अगर मैं देखूं देन LHS विल बी इक्वल्स टू RHS फॉर्मूला बन जाता है।
मतलब ये फॉर्मूला जो लिखा है यहाँ पर दैट फॉर्मूला इज करेक्ट। इसी तरह हम अदर फॉर्मूले का भी करेक्टनेस फाइंड आउट कर सकते हैं। ये नहीं कि हम जस्ट बहुत ज्यादा सिंपलेस्ट कोई ले लें, जैसे एक्यूरेसी ऑफ द गिवन फॉर्मूला, जैसे मैंने लिया इक्वेशन ऑफ मोशन b इक्वल्स टू u प्लस a दैट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अगर मैं बोथ साइड डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कर लूं, दो शुड बी सेम। इधर मैं अगर लिखूं दैट मींस मीटर पर सेकंड इक्वल्स टू u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी होता है दैट इज आल्सो मीटर पर सेकंड प्लस एक्सेलरेशन दैट वन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सेकंड होता है टाइम। तो इन सबके नए यूनिट्स लिख दिए, तो डेरिवेटिव यूनिट्स निकाल लें। अगर बोथ साइड्स बराबर हैं तो फिर फॉर्मूला करेक्ट है, और अदरवाइज अगर बराबर नहीं है तो फॉर्मूला इज नॉट करेक्ट। सो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड की पावर 1 है यहाँ पर, तो अगेन मीटर पर सेकंड बन जाएगा। तो बच्चे अगर मैं इसको जोड़ूंगा मीटर पर सेकंड प्लस मीटर पर सेकंड, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड प्लस 10 मीटर पर सेकंड, तो मेरा जो आंसर मिलता है दैट इज 15 मीटर पर सेकंड। ये समझ रहे हैं, इधर भी मीटर पर सेकंड है और इधर भी मीटर पर सेकंड, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS। तो मैं गिवन फॉर्मूला कोई करेक्ट फॉर्मूला, इसी तरह से डिफरेंट और भी अदर फॉर्मूले कि कोई गिवन फॉर्मूला करेक्ट है या उसमें कुछ दिक्कत है, गलत अगर फॉर्मूला होगा तो फिर हम उसको इक्वेट करेंगे तो डेरिवेटिव्स बराबर नहीं मिलेंगे। सो सबसे लास्ट में अगर बात करना चाहें, सो व्हाट आर द लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या यहां पर बन जाते हैं, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायमेंशंस के लिमिटेशंस क्या हैं, व्हाट आर द डिफरेंट लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशंस के जो लिमिटेशंस हम की बात करना चाह रहे हैं, जैसे सबसे पहले मैं लिखूं, सपोज करूं मेरे पास एक ये चीज मैंने लिख दिया, जैसे कि फॉर्मूला पढ़ते हैं s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर, मतलब डेरिवेशन नहीं कर सकते इस तरह के फॉर्मूले का, वी कैन नॉट डेराइव दीस फॉर्मूलाज। ऐसे फॉर्मूले जो प्लस माइनस करके डिफरेंट टर्म्स आ जाते हैं, मतलब कुल मिलाकर के 3 से ज्यादा फैक्टर्स पर कोई एक फैक्टर डिपेंड करता है, तो उन फॉर्मूलेज का डेरिवेशन हम यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशंस डेराइव नहीं कर सकते उन फॉर्मूलेज को। तो ये अपने आप में इसका एक लिमिटेशन हो गया। अभी हम डायमेंशन जब फाइंड आउट कर रहे थे बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो मैं देख रहा था एनर्जी के डायमेंशंस वही है, एनर्जी द स्केलर क्वांटिटी। टॉर्क के डायमेंशंस वही है भाई, एनर्जी जूल होता है, टॉर्क भी जूल होता है। सो एक क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर और वेक्टर्स में डिफरेंस के बारे में डायमेंशंस नहीं बताता। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस एक हो सकते हैं, दैट इज आल्सो द लिमिटेशन। ये वहां पर लिमिटेशन हो जाता है। जैसे मैथमेटिकल टर्म्स हम लिखते हैं 1 2 3 4 डिजिट्स, ये सिंबल्स हमने लिख दिए भाई, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हमने लिख दिए, इन सब के डायमेंशंस नहीं होते, मतलब इनके डायमेंशंस हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, दैट इज आल्सो द लिमिटेशन फॉर द डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये भी अपने आप में एक लिमिटेशन है, एंड अदर लिमिटेशंस भी यहाँ पर हम उसको काउंट कर सकते हैं। मतलब इस तरह से डायमेंशन